अब मीडियोक्रिटी का कोई स्थान नहीं। आप समझे, आप रोमांस भी करेंगे, इश्कबाजी भी करेंगे, डेटिंग भी करेंगे, वैलेंटाइन डे जो बहुत बड़ा तीर्थ आजकल हो गया है उसमें जाएंगे, तो आप जिंदगी में कुछ कर वर नहीं पाएंगे। लेकिन माता पिता की सेवा मैंने ऐसी की, मुझे श्रवण कुमार कहते थे, मैंने खूब सेवा की। माता पिता रोते कि हमारे बुढ़ापे और बीमारी की वजह से तुम्हारे करियर की बात आ गई, रात भर तुम पैर दबाते हो, तुम पढ़ते कब हो, IAS का इम्तिहान भी दे रहे हो। उनकी सेवा ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। जो अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आया वो इस इम्तिहान में फर्स्ट आया। हेनरी फोर्ड से किसी पत्रकार ने आप ही की तरह पूछा, आप विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, आप ये बताइए आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। उनके अगर मेरी गर्लफ्रेंड्स होती तो मैं हेनरी फोर्ड ना होता। देखिए, जीवन एक तपस्या है युवाओं, आप अभी तपश्चर्य की स्टेज में हैं। और हमारे यहाँ परंपरा रही है कि 25 तक स्वाध्याय कीजिए, शरीर को बलवान बनाइए, खूब जिम जाइए। मैं जिस भी कॉलेज में जाता हूं तो बच्चों को चुनौती देता हूं कि आकर के ज़रा इस बुढ़े के साथ पुशअप लगाइए, मुझसे ज़्यादा लगाएंगे तो 50,000 रुपये इनाम दूंगा। शरीर को मजबूत कीजिए और अपनी कुशाग्रता और अपने को उस काबिल रखिए कि हर जगह आपकी डिमांड हो। लेकिन अगर इश्क विश्क के चक्कर में आपने अपने करियर और स्वास्थ्य दोनों चौपट कर लिया तो आगे का जीवन बहुत कष्टप्रद होगा। माता पिता कोई सजीवन बूटी खा के नहीं आए हैं कि जीवन पर्यंत आपकी फीडिंग बॉटल दे करके आपको नर्चर करें। अपना भविष्य अपने हाथ में और अपना कर्तव्य बोध समझते हुए अपने आप के ऊपर इतनी कृपा करें कि 25 साल तक केवल एक व्यक्ति पे निवेश वो आप अपने ऊपर करें। आपने कहा ना सर 20 से 25 साल तक करियर बनाने का होता है। उस वक्त भ्रमित करने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, दिग्भ्रमित भी होता है आदमी, बहुत सारे आकर्षण होते हैं, उससे कैसे बचें? देखिए, आपने कहा भटकने के 1000 रास्ते हैं। आज ये नाइट है, आज फलानी नाइट है, आज ये फैशन शो है, आज ये इवेंट है, आज भटकने के 1000 रास्ते हैं। और पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता है पगडंडी। और वो पगडंडी बड़ी अंधेरी सी दिखाई पड़ता है कि वो ओशो ने अपनी कथा में लिखा था कि कुछ, मैं कहूँगा नहीं कौन, मरे तो ऊपर गए और जब उनसे कहा गया कि साहब आपको स्वर्ग जाएंगे, उनका नहीं, हम तो ठोक बजा करके जाएंगे। जब स्वर्ग गए तो वहाँ पर देखा तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं, साधु मंत्रोच्चारण हो रहा है, हवन पूजन हो रहा है, ध्यान प्राणायाम हो रहा है। उनका ना ना हम नर्क जाएंगे और पहले सैंपल व्यू लेंगे। तो नर्क में गए तो बहुत अच्छा नृत्य, दावत, पार्टी, अच्छे अच्छे फैशन शो हो रहे हैं वहाँ पे। उनका ना हम तो यहीं जाएंगे भाई, स्वर्ग का टिकट कैंसिल, नर्क जाएंगे। और वहाँ पे छोटे कपड़े पहने हुए जो उनकी होस्टेसेस थी, उन्होंने कहा कि आइए आपका स्वागत है मानवर, आपने सही निर्णय लिया है। तो जैसे ही वो व्यक्ति अंदर गए, दरवाज़ा बंद हुआ, जो छोटे कपड़े पहने हुए अप्सराएं थी वो चुड़ैलें बन गई, बड़े बड़े नाखून और चीत्कार के साथ चीखे, अब तो हम नोचेंगे, खाएंगे, तुम्हारा कटलेट बनाएंगे। तो अरे अभी क्या हुआ? तो उनका साहब वो तो एंट्री व्यू था। अब जो है असलियत ये है कि आपकी बोटी बोटी काट के पहले पकौड़ी बनाई जाएगी और आपको नोचा जाएगा। तो जो इस तरीके के उस पे रास्ते पे जाते हैं, अंततोगत्वा दिखाई यही पड़ता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं। वास्तविकता ये है, ये नरक का मार्ग है, ये कर देगा आपको तबाह, आपके परिवार को और कुल और वंश को। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो आप उस मार्ग पे जाइए जो कि आप और आपके कुल वंश के लिए उज्जवल है, टाइम टेस्टेड है, और जिसको सभी मनीषियों ने कहा है अशांतस्य कुतो सुखम। जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं सकता। तो शांति कहाँ है? ध्यानम शरणम गच्छामि। फिर दूसरा विषय आ जाता है ध्यान प्राणायाम, सात्विक जीवन, इसको अपनाइए, सर्वत्र मंगल ही मंगल है। सर इस वक्त तलाक की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, पति पत्नी के बीच में एक तरीके से जो रिलेशंस हैं वो बहुत कमजोर हुए हैं, क्या है ये सब चीज? तलाक मैं समझता था कि एक ऐसा शब्द है कि जो शायद शब्द ही है, कभी व्यवहारिक रूप में मैंने कोई तलाक होते हुए देखा नहीं। और जब पहली बार मैंने जीवन में तलाक देखा वर्ष 1990 में, अरे ये भी होता है, हमारे समाज में भी होता है। लेकिन जब दिखा तो बड़ी पीड़ा के साथ, और कारण एक तलाक हो या 2 तलाक हो, मैंने जितने भी देखे अहम और अवांछित अपेक्षाएं हैं। ऐसी अपेक्षाएं जिसका कि कोई औचित्य ही ना हो, औचित्य विहीन अपेक्षाएं, एडजस्टमेंट की चीज़ ना हो। तीसरी चीज़, हम एडजस्ट करने का मादा शायद हमारा ख़त्म हो गया, और मोबाइल फ़ोन ने जो और कोई कसर थी वो उसको और आग में घी डालने वाला काम कर दिया। रोज़ अगर हम जा कर के अपने, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि ऐसे लोगों से हम वार्ता करेंगे जो कि हमें और मजबूत करने की जगह हमें और कमज़ोर करें। अरे तुमने सुन लिया, तुमने सुना क्यों? तुमको पलट के जवाब देना चाहिए था। अरे तुम घर आए,
खाना ठंडा था, टिफिन में था, तो तुरंत तुम फेंक देना चाहिए था। अब एक ही चीज को हम 10 बार कहेंगे तो ये अवांछित व्यवहार, कोई शरीफ पति पत्नी कभी इस तरीके का व्यवहार न करेगी न सोचेगी। एडजस्टमेंट का मादा खत्म हो गया, अपेक्षाएं आसमान छू रही हैं। करोड़पति परिवार है, करोड़ों खर्च किया शादी में, जब लौट करके आए तो लड़की पापा से कहती है कि पापा मैं नहीं रह सकती। उनका क्या हो गया बेटा? उनका जो हमारे पति हैं बहुत ही अनकल्चर्ड हैं। जब ब्रेकफास्ट टेबल पे आए तो मुंह खोल के चबा चबा के मुंह खोल करके ऐसे खा रहे थे जैसे भैंस खाती है। जिस तरीके से खाना होता था, जो सैलेड लिया तो हाथ से खा रहे थे, केला ऐसे खा रहे थे कि पूरा छिलका खोल करके जैसे लंगूर खाता है। हम ऐसे बदतमीज और जाहिल के साथ हम नहीं रह सकते। उनका बेटा तुम्हारे हस्बैंड आईआईटी टॉपर हैं, आईआईएम टॉपर हैं, तुमने ये नहीं देखा जीवन लग जाता है इस तरीके से। और एक चीज जो टेबल मैनर्स है और बोलने का नहीं आए कोई बात नहीं, वो तो सीख जाएंगे 3-4 दिन में, लेकिन इतने जल्दी नहीं पापा हमें रहना ही नहीं है। और उनकी सखी जो सहेली ने और जो चांडाल चौकड़ी थी, उन्होंने पूरा इनका ब्रेन वॉश कर दिया कि तुम्हारे लेवल का ये है नहीं तो तुम्हारा नौकर होने काबिल नहीं है। अब इस तरीके के डायलॉग सुनने के बाद लड़का हो या लड़की हो वो चीज़ नहीं। अब हमारे संबंध क्या है? टिल डेथ डू अस अपार्ट, ये ईसाइयों की पर है, जब तक मौत हमें अलग न कर दे। हिंदुओं में आ जाइए, 7 जन्मों का साथ है। और पॉल एंका का एक गाना है, इफ इन डेथ द लॉर्ड इज काइंड यू विल बी द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड। अगर मौत में मैं होशो हवास में रहा तो तुम्हारा नाम मेरी जबान पे आखिरी होगा। लेकिन वो सब बातें तो रोमांस वगैरह तक होता है, लेकिन रोमांस बड़े जल्दी ठंडा हो रहा है। और अहम की बात यह है, ये गुसलखाने में जा रहे हैं, तुमने गुसलखाना बहुत गंदा कर दिया है। पति पत्नी के बीच में इतना दुराव छुपाओ, तुम्हारे पापा हमारे पापा, तुम्हारी मम्मी हमारी मम्मी। विवाह के बाद माँ बाप साझा हो जाते हैं। फिर ये नहीं कहे कि तुम्हारे पापा हमारे पापा, सबके पापा मम्मी दोनों के एक हो जाते हैं। और ये फिर एस्केप रूट नहीं होता है कि अगर तुम नहीं तो कहीं और। आपने तो तलाक की बात की, पहले ये सुना था आपने कि 15 साल 20 साल शादी के बाद लड़के गर्लफ्रेंड कर लें या लिव इन रिलेशनशिप अलग रख लें, पत्नी उसे छुपा करके। इसका दुष्परिणाम आप समझते हैं कि आप बड़े काबिल हैं, रिश्वत के पैसे इतने आ गए आपके पास कि आपने महिला मित्र 2 रख ली, आप समझते हैं। और जब संतान को आप रोकते हैं टोकते हैं तो संतान आपकी सुनता नहीं। उनका आपकी बहुत गर्लफ्रेंड्स हो रही, बहुत आप आर्टिस्ट गैलरी जा रहे हैं और ये वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। उनका पापा मैं तो बच्चा हूं, आप भी तो मना रहे हैं। तो जब आप वही दुर्व्यसन में फंसे हैं तो बच्चे से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चा देवता हो जाएगा? बच्चा भी वही करेगा जो आपके पद चिन्हों पे चल रहा है। 2 गर्लफ्रेंड्स आपने बैठा रखी हैं, और पहले होता था इक्का दुक्का लफंगे होते थे, वही दिखाई पड़ते थे। अब इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। दूसरी चीज होती थी जैसे मदिरा। अब आर्किटेक्ट आया हमारे घर को रीडिजाइन करने के लिए, तो इनका सब बार कहाँ बनेगा? पहला सवाल बार कहाँ बनेगा। ये नहीं पूछा कि पूजा घर कहाँ बनेगा ना, वो तो अप्रासंगिक है। बार कहाँ बनेगा? मेरा जब विवाह हुआ 1976 में, तो पूरी बारात में 150 के या 200 के 2-4 शराबी थे, चुट्टे की तरह गुसलखाने में सिटकनी लगा करके दारू पी के आते थे। फिर वो सौंफ इलायची खा करके पकड़े और सब कहते तो बिल्कुल। आज अगर बारात चढ़ रही है और बार साथ नहीं है तो आप कहो बारात चढ़ नहीं पाएगी। फिर लड़का लड़के का बाप ही जाएगा, क्योंकि बाकी 99% कहेंगे जब दारू नहीं तो हम जाके करेंगे क्या? वहाँ सत्संग में, सुंदरकांड पाठ में, अखंड रामायण में जा रहे हैं कि बारात करने जा रहे हैं। ये जो परिवर्तन क्रांतिकारी समाज में आया है, एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। और बड़ी पीड़ा होती है, दिखाई पड़ता है कि आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, स्मोकिंग रूम में बराबर की संख्या में लड़के लड़कियां स्मोक कर रहे हैं। दारू की दुकान के बाहर मैं तो नहीं गया क्योंकि ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं पीता भी नहीं हूँ, लेकिन जब दिखाई पड़ता है कि महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन लाइन में खड़े होकर बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता का प्रश्न है। रही बात एडजस्टमेंट की, विकल्प नहीं था हमारे जनरेशन में। हमारे जब तक माँ बाप जिंदा थे, एक तो किसी ने मौका नहीं दिया। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता से ये शिकायत कर दी कि ये जो है इनकी रुचि किसी और की तरफ जा रही है, ये मान लीजिए माता जी चाहे मेरी उम्र कुछ भी हो, रैंक पुलिस में कुछ भी हो, ये मान के चली हड्डी पसली कर देती एक मेरा। ये मालूम था कि एक तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बड़ा दुराचारी और दुष्चरित्र व्यक्ति है, दुराचारी और दुष्चरित्र व्यक्ति है, इसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। आज तो मर्दानगी की निशानी है भाई। अगर हमने इश्क
ताश के पत्तों की तरह नहीं फेंका। तो कहते थे शादी शरीफों की होती है, लुच्चे लफंगों की शादी थोड़ी होती है। लुच्चा लफंगियों को शादी करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे भी लुच्चागिरी करेगा जहां रहेगा। अब 50 साल की शादी मेरी हो रही है। आप मेरे बटुए में देखिए, बटुए में आदमी क्या रखता है, किसकी फोटो रखता है, वो उसके व्यक्तित्व की प्राथमिकता की है। लोग कहते हैं रोमांस तो मर जाता है 15 साल में, जिसका मरता होगा उसका मरता होगा। मेरे तो 50 साल से ऊपर है शादी में, आप देख लीजिएगा, मेरी पत्नी ही की फोटो है, क्योंकि मैं आपकी आंटी के अलावा किसी महिला को जानता नहीं हूं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ रहे हैं सर। क्यों नहीं बढ़ेंगे? मैंने तो देखा नहीं, लेकिन आजकल जो OTT पे परोसा जा रहा है वो हमारे टाइम में कहते थे उसको। तो दिन भर अगर हमारे मस्तिष्क फोटोग्राफी जा रही है और वो सब जा रहा है, तो वो एक पहले 2 महीने 3 महीने तो सदमा लगेगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। नेपोलियन ने क्या कहा था? सैनिकों ने कहा युद्ध बहुत बढ़ गया, हम अपने परिवार के पास नहीं गए, तो उसने कहा बी लाइक मी, ओनली दे नीड वुमेन हु थिंक ऑफ वुमेन। समझ लीजिए सेंटेंस को। उन्हीं को आवश्यकता होती जो उनके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म ने हमें सोचने पे मजबूर नहीं किया, हमारे जीवन को नस नस में डाल दी है, नस नस में परवर्षण बढ़ा हुआ है, नस नस में इसके अलावा, उपभोग के अलावा कुछ बचा नहीं। तो ये जो दरिंदगी आ रही है, यौन अपराध बढ़ रहे हैं, डेटिंग ऐप्स की वजह से ये मानव तस्करी का एक माध्यम बन गया है। तो इन चीज़ों पे अंकुश लगना ही चाहिए, क्योंकि ये भोग विलास ज़्यादा दिन चलता नहीं है। भोग विलास की एक शेल्फ लाइफ होती है, और अंततोगत्वा अगर आंतरिक और आत्मिक सुख नहीं है तो फिर कोई चीज़ मायने भी नहीं रखती है। वो चाहे पति पत्नी के बीच में हो, संतान और माता पिता में हो, इस चीज़ को आपको ध्यान देना। सर, आपने महसूस किया होगा, ग्रामीण इलाकों से आप भी हैं, हम भी हैं, पहले जब शादियां होती थी तो लड़कियों को उनके माँ बाप कहते थे कि बेटा वही तुम्हारा घर है, अब यहाँ लौट के ना आना, वहीं रहना, वही तुम्हारे माँ बाप है। कोई भी कितना भी पूंजीपति क्यों ना हो, जी। कहा यही जाता था घर से, तुम्हारा घर वही है, वही माँ बाप है, पराया धन है। और कुछ दिन था, इसीलिए तो विलाप होता था विदाई के टाइम पे कि अब तुम्हारी विदाई होगी, अब इस घर से तुम्हारा संबंध अब पुत्री समाप्त हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि अब मोबाइल की वजह से जो घर है, अनावश्यक परामर्श जो मिल रहा है, जी, परामर्श मोबाइल के जरिए दिन में 18 बार मिल रहा है। आधे डाइवोर्स इसी मोबाइल के कारण हो रहे हैं। जो मोबाइल में जो रनिंग कमेंट्री हो रही है, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, आज इन्होंने ये किया, आज उसने वो किया, आज इसने मेरा जूता नहीं लगाया, इन चीजों को लेकर के ये एक बड़ा इम्प्रेशनेबल एज होता है 25 से 35 तक। आज यही मैरिज एज है 25 से 35 तक, और उसमें अगर निरंतर कोई चोट करता रहे, अंततोगत्वा फिर आप उसको ब्रह्म सत्य मान करके, शाश्वत मान करके आप फिर उसके ऊपर चलने लगते हैं। और वास्तव में अगर आप अपनी संतान के हितैषी हैं तो कृपा करके ऐसे नकारात्मक परामर्श न दिया कीजिए। अच्छे खासे चलते हुए गृहस्थी जीवन को अगर कलुषित करना चाहें और उसमें विष घोलना चाहें तो इस तरीके का परामर्श अनावश्यक है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आपको भी मान के चलना चाहिए कि अहंकार की यात्रा पर न चलें, बच्चों की सुख की यात्रा पर चलें। अच्छा सर, ये जो बुजुर्गों को लेके एक उदासीनता का भाव है, माता पिता को लेके एक उदासीनता का भाव है समाज में। अब पहले जो एक आज्ञाकारी बालक होता था, अब वो जमाना तो रहा नहीं सर, तो गैप है। इसे कैसे देखते हैं कि किंग साइज ईगो, अभी और क्या क्या दुर्दिन हमें आपको और देखने हैं। जब कोविड महामारी आई थी तो जिन बच्चों को पेट काट के माता पिता ने विदेश भेजा था, उन्होंने कहा कि हम क्रियाक्रम के पैसे भेज रहे हैं, हम क्रिमेशन करा देंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे जूम के ऊपर। अब ये भी दुर्दिन दिख रहा है, फिर तुम्हें ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? जो माता पिता तुम्हें और अमेरिका भेज सकते हैं तो वो अपने अंतिम संस्कार के पैसे भी जुटा सकते हैं, और जुटाया लोगों ने। उन्होंने कहा कि पता नहीं संतान आ पाए ना पाए, समय मिले न मिले, अवसर मिले न मिले, प्रमोशन हो, प्रेजेंटेशन हो वहाँ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारे अंतिम संस्कार का पैसा यहाँ रखा है, आप कष्ट न कीजिएगा, और उसके बाद ये यहाँ पैसे रखें, इसको आप अंतिम संस्कार लगाइए। और किसी स्वयंसेवी संघ में दे दिया कि जब मौत की खबर आए तो मेरा अंतिम संस्कार कर देना, बता सबको देना। और अगर 24 घंटे लाश को रखना आ जाए तो अच्छा, 24 घंटे के बाद यहां पर ले जाकर के ऐसे क्रियाक्रम कर देना। अच्छा, एक मैं मिसाल और देता हूं, ऑल इंडिया रेडियो की या दूरदर्शन की बड़े प्रतिष्ठित परिवार थी कश्मीरी, लखनऊ में उनकी मौत हुई। उनके परिवार को मालूम पड़ा
परिवार को मालूम पड़ा नहीं आए, महामारी की आड़ ले ली, उनके बदन में कीड़े पड़ गए, ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, फ़ोन कर रही हैं और कुछ सुनने वाला नहीं है। जब पुलिस को भेजा तब तक उनकी सांसें रुकने से लगी। भला हो संदीप सक्सेना अपने एनजीओ को लेके गया, मुंह पे ढाटा बांध करके। किस तरीके से अंतिम संस्कार के मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, जब अंतिम संस्कार हो गया तो आकर के अलमारी ज़रूर खुलवा करके सारी ज्वेलरी और सारे पैसे लेकर के गए। मेरा तो मन ये कि तुम्हारे ऐसे 2 कौड़ी की औलाद न हो तो ज़्यादा अच्छा है, और बेशर्मी के साथ तुम अंतिम संस्कार तो कर ना पाए, अब आकर के अलमारी जो खोल करके तुम पैसे ले जा रहे हो। खैर, निकृष्ट बातें, नकारात्मक बातें मैंने बहुत देखी, लेकिन बहुत अच्छी, जहाँ पर एक ये था कि संतान ने तो नहीं, संदीप सक्सेना ने कर दिया। लेकिन ऐसी जो मिसालें हैं, वृद्धाश्रम में एक मेरे बैचमेट हैं, उन्होंने कहा कि बेटा बस टेस्ट करने के लिए, बेटा अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं तो अब हाथ पैर नहीं चलेगा, तो अब हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई वृद्धाश्रम देख लें। उनका पापा हमने पहले ही देख लिया है, 2 हैं, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है। तो पिताजी थोड़े ठसक वाले थे, उन्होंने कहा आप खड़े हो जाओ, हमारा वृद्धाश्रम यही है, अब तुम अपना ठौर ठिकाना ढूंढ लो। मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगा, अपने लाठी आप खुद बनिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहें, और मोहताजी किसी की भी हो औचित्यपूर्ण नहीं है। आज भी ये संभव है कि आप SIP करके अपने वांछित उपयुक्त निवेश करके आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़े रहें। संपत्ति की वसीयत ज़रूर करें, लेकिन जाए तभी जब आप संसार छोड़ दें, उसके पहले न जाए। यही वजह है वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ गई है। इसीलिए बढ़ गई है कि लोग पहले ही सब लिखा लो, जब सब लिखा लिया तो बिला वजह के बोझ क्यों। जब तक आप किसी के बच्चे खिला सकते हैं, ये देखा सब नहीं, सब तो बहुत सम्मान के साथ रखते हैं, लेकिन वो संख्या दिन ब दिन घटती चली जा रही है कि जब सम्मान था, विशेषकर उन परिस्थितियों में जिन्होंने वसीयत करके सारे एसेट्स बच्चों को हैंडओवर कर दिए और वो बुढ़ापे में अब बच्चे खिलाने काबिल भी नहीं रहे, उनको बोझ समझ करके सीधे 1 वे टिकट वृद्धाश्रम का करवा दिया। लेकिन संस्कारी बच्चों की भी कमी नहीं है, ऐसे है बहुत। लेकिन हमको ये भी दुर्दिन देखा कि ऐसे भी लोग होते हैं और उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाए, ये दुश्चिंता है और ये जो चीज़ है भयावह है समाज के लिए। कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था लेकिन जीनियस नहीं था। लेकिन माता पिता की सेवा मैंने ऐसी की, मुझे श्रवण कुमार कहते थे। मैंने खूब सेवा की। माता पिता रोते कि हमारे बुढ़ापे और बीमारी की वजह से तुम्हारे करियर की बात आ गई, अमेरिका में तुम्हारा दाखिला हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना में, तुम हमें छोड़ के जा नहीं रहे हो, कि कैसे रुग्ण और अकेले माता पिता को छोड़ के जाओ। रात भर तुम पैर दबाते हो, तुम पढ़ते कब हो, IAS का इम्तिहान भी दे रहे हो। आप यकीन मानिए उनकी सेवा ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। जो अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आया वो इस इम्तिहान में फर्स्ट आया। इसको 2 बात आप कह सकते हैं, या तो आपकी बुद्धि का प्रागट्य हो गया, या माता पिता का आशीर्वाद ने आपको ऐसे रॉकेट पे बैठा दिया कि आप फर्स्ट आ गए, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और वो आशीर्वाद जीवन पर्यंत मुझे कैरियर में भी मिला। सारे अलंकरण, शौर्य पदक कई बार मिले और आज भी मिल रहा है। ये वो फिक्स डिपॉजिट है। एक बार माता पिता की सेवा आपके करके तो देखो, वो ऐसी अंतर तृप्ति तुम्हें देगा और जीवन का वो फिक्स डिपॉजिट है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। यूथ भी जो है आज पूरी तरीके से इन्वॉल्व है OTT प्लेटफॉर्म और मूवीज़ पे। मैं भी युवा था, यूनिवर्सिटी जब जा रहा था तो माता जी ने यही कहा, ये घर शरीफों का है, कोई प्रेम प्रसंग वगैरह अगर करोगे तो ये मान के चलो इस घर में तुम्हारे ऐसे लड़के की जगह नहीं है। और प्रेम प्रसंग अगर करोगे या शराब पी के आओगे तो भी घर लौट के मत आना। और तीसरी चीज़ ये है कि तुम्हारे बाप हड्डी जला के तुम्हें महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, अब प्रेम प्रसंग करोगे, अय्याशी हम मानते हैं उसको, तो 3 लाइन का इश्तिहार है, विक्रम सिंह पुत्र मार्कंडेय सिंह, निवासी सच एंड सच, इनकी सोहबत बिगड़ गई है, इनको हम अपनी विरासत से बेदखल करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे। पेरेंटल केयर और एडवाइस। अब बच्चे का मूड क्या होगा, बच्चा कहीं बुरा ना मान ले, कहीं नस न काट ले, की समस्या है, ये भी समस्या है। लेकिन अपनी शालीन तरीके से, अपने तौर तरीके से, हमारे ज़माने में तो बड़े जालिम थे हमारे पेरेंट्स। मैं बहुत अच्छा था, माता पिता का बड़ा विश्वास था। लेकिन पड़ोस में भी एक क्रिश्चियन लड़की थी, वो एक दिन केक लेके आ गए, और केक लेके आ गई तो वो तब माता जी को तो मुझे समझ आई कि जो कहते हैं कि जैसे किसी ने बिल्कुल आँख में मिर्चा डाल दी। नौकर भी लुत्फ लेने वाला, भैया जी से मिलने मैडम आई हैं, तो मैं कहा तुम कहाँ आ जाओ, बैठो यहीं पे।
तो वो गई और वो जो हॉर्स विप होता है, घोड़े से चाबुक मारने वाला, वो लेकर के, हाँ बताइए कैसे आना हुआ। उनके बाद विकी का बर्थडे है, विकी मतलब विक्रम का, विकी का बर्थडे है, तो मैं केक लाई थी उसके, लाइए दीजिए। उनका केक लिया और उसके बाद जो क्या थानेदार गाली देगा, वो उतनी गाली दी उसको, मारा नहीं, बाकी सब कर्म उस लड़की के हो गए। और मेरा बस हेलो हाय तो हुआ। और उन्होंने कहा ये केक, ये विकी नहीं, ये पिकी का, पिकी मेरे कुत्ते का नाम था, और कुत्ते के आगे फेंक दिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही एक दूसरे एक्सट्रीम पर ये ट्रीटमेंट था। मैं ये एडवाइस नहीं करता हूँ कि आज के युग में, क्योंकि ये बातें लगभग 65 साल पुरानी हो, 60 साल पुरानी है। आज ये नहीं, मैं सोचता हूँ कि और उदारता के साथ, मुलायमियत के साथ, प्रेम के साथ, बैठ कर के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा। लेकिन ये चीज़ें अगर हो रही हैं, एकेडमिक्स भी फुल टाइम जॉब है, एकेडमिक्स भी फुल टाइम जॉब है, और रोमांसिंग भी फुल टाइम जॉब है। और मैं देख के समझ जाता हूँ कि आप मरीज़े इश्क हैं या नहीं है। अगर आप मरीज़े इश्क हैं तो आपकी भाव भंगिमा बिल्कुल अलग होगी, आपकी आंखों में रूमानियत, हर जगह आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा, और प्रेयसी के पसीने से भी गुलाब की खुशबू आएगी। फिर आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, और नॉर्मल चूंकि नहीं रहेंगे इसलिए आपका व्यवहार भी एबनॉर्मल होगा। पुलिस में है तो आप 2 कौड़ी के होंगे, और अगर विद्यार्थी हैं आपका नंबर 40% से ऊपर आने वाला नहीं। तो ये पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी सोचना होगा कि आज हमको अगर इतना अवसर मिला है, हम निवेश कर लें अपने स्वाध्याय पे, करियर में है तो अपने करियर पे, पढ़ाई में, पठन पाठन पे, क्योंकि मीडियोक्रिटी का कोई स्थान अब है नहीं। अब मीडियोक्रिटी का कोई स्थान नहीं। आप समझे, आप रोमांस भी करेंगे, इश्कबाजी भी करेंगे, डेटिंग भी करेंगे, आर्चीज गैलरी को और जा करके गिफ्ट खरीदेंगे, वैलेंटाइन डे जो बहुत बड़ा तीर्थ आजकल हो गया है, त्यौहार हो गया है, उसमें जाएंगे तो आप जिंदगी में कुछ करवर नहीं पाएंगे। तो पेरेंट्स को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में 3-4 चीज़ें हैं। 60 कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हम शराब नहीं पिएंगे, पान मसाला नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, और 0 टच बिटवीन जेंडर्स। कोई लड़का किसी लड़की को स्पर्श नहीं कर सकता है, करेगा तो पहले बाहर जाएगा। सर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में किसको बेहतर मानते हैं आप? अरेंज लव मैरिज। लव मैरिज अगर आप कर रहे हैं, अगर आप निर्णय लेने में हैं कि हमसे अच्छा निर्णय हमारे माता पिता हमारे बारे में ले सकते हैं, और हमारे टाइम में यही होता था, अरेंज लव मैरिज होती थी। अरेंज माता पिता करेंगे, देन यू फॉल इन लव। ओके, फिर ये नहीं कि लव कहीं और करें, मैरिज कहीं और हो, या मैरिज कहीं और हो, लव कहीं और कर दो ना। अरेंज होती थी, लव तो करना एक कम। और वाकई जो निर्णय उन्होंने कर दिया, ईश्वर का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने सही निर्णय माता पिता ने लिया। हमारे यहाँ सबकी विवाह ऐसे ही हुआ, और सब परम सुखी। डाइवोर्स में अगर आप देखें तो प्रतिशत लव मैरिज में ज़्यादा है बनिस्बत अरेंज मैरिज के। अरेंज मैरिज में उतना डाइवोर्स रेट नहीं है जितना कि लव मैरिज में। भाई अगर लव हो गया तो फिर सर फुटअव्वल क्यों हो रही है, फिर तो साथ ही रहिए। लव मैरिज में दहेज के केस में, लव मैरिज है तो दहेज कहाँ बीच में आ गया। जी, मतलब आपका कहना है कि लव मैरिज में डाइवोर्स ज़्यादा है अरेंज मैरिज के बनिस्बत? सुना यही जाता है, क्योंकि मेरा पास स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है। लेकिन जब कोई आता कि साहब हम लोग अब अलग हो रहे, भाई आपकी तो लव मैरिज थी। जितने मेरे पास आए, अगर 10 लोग आए जिनका डाइवोर्स हुआ, उसमें 7 ऐसे जिनकी लव मैरिज हुई थी। 10 में से 7? 10 में से 7। हाँ। तो ये तो बड़ी विचित्र स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन ये जो 10 मैं अपने बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि उस क्लास की हो, उस कैटेगरी की हो, जो कि एक सही स्टडी नहीं होगी। सामाजिक एक विषय है जिसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने पहले देखा, समझा, उसके बाद शादी की। नहीं तो शादी की अगर सोच समझ के किया होता तो फिर ये डाइवोर्स और सेपरेशन और डाउरी केसेस क्यों हो रहे हैं। और डाउरी केसेस में आईओ ही पूछे, जब आपकी जब लव मैरिज हुई थी तो दहेज की बात कहाँ से आ गई। क्योंकि पुलिस वाले भी आके बताते हैं कि साहब इनकी तो लव मैरिज, तो ये दहेज कहाँ से दे देंगे। ये तो विद्रोह किया था इन्होंने परिवारों के साथ। अच्छा सर, एक चीज आपने बहुत देखा होगा, आजकल प्री वेडिंग शूट्स बहुत चल रहे हैं। प्री वेडिंग शूट चल रहा है, कोई लड़के लड़कियां आपस में विदेश चले जा रहे हैं, साथ में पिक्चर उनका बन रहा है, प्री वेडिंग शूट। और शादी से 3-3 महीने 4-4 महीने पहले, अब जिसको कहते हैं कि नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस मी एनी लॉन्गर, ये मैं बहुत कटु बात कह रहा हूँ, मुझे अब किसी चीज़ से कोई सदमा या आश्चर्य नहीं होता कुछ देख करके। अरे सर सब्र कर लो, कुछ शादी में, विवाह में कुछ नयापन रखने दो, कि सारे अनुभव शादी के पहले ही अगर हो जाएंगे तो शादी के लिए भी कुछ रखोगे सजो करके, कि सारे अरमान तो पहले ही पूरे हो जाएंगे।
मैं ये दिखावे के बिल्कुल विरोध में हूँ। मेरा परामर्श होगा, अपने बच्चों से कहें यहीं रहें, आँख के सामने रहें, और विशेषकर शादी के पहले इतना भ्रमण करने का कोई औचित्य नहीं है। डेस्टिनेशन मैरिज के बारे में क्या कहेंगे सर? एक बड़ा ट्रेंड आ गया है। फिजूल खर्च, उसके जो पैसे बचा करके बच्चे बच्चियों के नाम आप उन निवेश करा दें, वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। सीमित मेहमान रखें, सीमित मेहमान रखते हुए डिसेंट शादी करें, डिसेंट शादी में कोई दिक्कत नहीं है। और डेस्टिनेशन वेडिंग जिसको कहते हैं साहब एक ही बच्चा है, पैसे की कमी नहीं है, तो हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे जो कि 100 डेस्टिनेशन वेडिंग करा सकते थे, लेकिन घर में सत्यनारायण व्रत की कथा कराई, गरीबों का भंडारा कराया, गरीबों में अनाथालय में जाकर के कपड़े बंटवाए और बहुत अच्छी शादी की। और उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए बच गए। वो ने बच्चों के नाम 50-50 लाख रुपए करा दिया। अब आप बता दीजिए, खा पी करके हजम खत्म। भाई खाना तो तभी तक है जब तक मुंह में पेड़ा है, पेड़ा अगर गले से नीचे गया तो सारा पेड़ा खत्म आपका। लेकिन वो जो आपने सजाया और जो अंतर तृप्त मिली, एक पुण्य कमाया, तो आपकी संग बुनियाद भी जो है सात्विकता के ऊपर और पुण्य से चली, और ये तो भोग विलास के ऊपर चली और भोग विलास में ही समाप्त होगी। ये सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है, इसका एक लाइन का जवाब देते हैं। हेनरी फोर्ड से किसी पत्रकार ने आप ही की तरह पूछा, आप विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, सबसे धनाढ्य, आप ये बताइए आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? उनके अगर मेरी गर्लफ्रेंड्स होती तो मैं हेनरी फोर्ड ना होता। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। पश्चिमी कल्चर से प्रभावित होके जो एमएनसीज में काम करने वाले लड़के लड़कियां हैं, क्लब नाइट यानी फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, ये कल्चर बहुत तेजी से खासकर जो मेट्रोपॉलिटन है उसमें देखने को मिल रहा है। ये कल्चर जो है ये एक हेडोनिज्म कहते हैं, हेडोनिस्टिक, कि अपनी इंद्रिय सुख के लिए हम रोज क्लब में जाएं। कोई भी जो क्लब जाता है, जब लौट के आता, पूछिए आपने क्या खोया और क्या पाया। आपने खोया 10,000 रुपये एंट्री फीस, आपने खोया अपना समय, आपने खोया उन लोगों से मिले जिनसे आप मिलना नहीं चाहते हैं, वो बातें की जो आप बातें नहीं करना चाहते थे, वो खाया जो आपको खाना नहीं चाहिए था, जो पिया जो आपको पीना नहीं चाहिए, वो सोचा जो आपको सोचना नहीं चाहिए था। पूरा घाटे का सौदा। और जब लौट के आए तो ठगे हुए कि भाई घर में अगर कुछ हो, खिचड़ी या कोई पराठा तो ला के दे दो, कि इतना तो खा के आए हो। उनका उससे पेट नहीं भरा और भरेगा भी नहीं, क्योंकि वो जिस प्रकार का भोजन पदार्थ था, वो अगर आप किसी को, मवेशी को भी डालें वो नहीं खाएगा, लेकिन उसके ऊपर आवरण ऐसा कर देंगे, वो कंपनी ऐसी। और ये एक व्यापार है, उस व्यापार और चकाचौंध से दूर रहें। और शादी, मुझे तो रोज़ 3-4 इन्वाइट्स आते हैं 5 स्टार में। मुझे याद नहीं कि पिछली बार मैंने बाहर कब खाना खाया था, मुझे याद नहीं कि पिछली बार मैं किसी दावत में गया हूँ। न मैं दावत देता हूँ, न मैं दावतों में जाता हूँ, और मैं बहुत अंतर तृप्त से बड़े आनंद में रहता हूँ। और इसको कहते हैं कैवल्यम। कैवल्यम किसको कहते हैं? कि अपने एकांत को ही अपने आनंद में परिणत कर लो। समय लगता है, लेकिन इस अनुशासन के साथ हमारा युवा सक्षम है कि अपने आनंद को अपने अंदर खोज ले। थैंक यू वेरी मच।